हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 16 द यूनिवर्स। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिल्की वे क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि गैलेक्सी क्या होता है और कहाँ पे हमारी सोलर सिस्टम है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज कि अकॉर्डिंग देयर शेप हम लोग क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग नाम देते हैं कि उनके टाइप्स किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। जैसे कि स्पायरल है, उसके बाद इलेप्टिकल, बैड स्पायरल, इरेगुलर शेप्स। तो इनके कारण हम उन गैलेक्सीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उनके शेप्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने देखा था कि स्टार्स जो है वो कहाँ पे बॉन्ड होते हैं, तो उसे कहा जाता है नेबुला, कि जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर के स्टार वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने देखा था सम टाइप्स ऑफ स्टार्स। तो कुछ टाइप्स आपको यहाँ पे दिए गए थे जिनको हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। और उसके बाद सोलर सिस्टम, जो कि 5th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, कितने प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में हमने देख लिया है 5th स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे फिर से हमने वो रिवाइज किया है। उसके बाद हमने देखा था सन के बारे में इंफॉर्मेशन, और देन उसके बाद एक टेबल आपको यहाँ पे दिया है प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि नेम ऑफ प्लैनेट्स दिए गए थे, उनके सैटेलाइट्स कितने होते हैं, उसके बाद पीरियड ऑफ रोटेशन, रिवोल्यूशन, मैग्नेटिज्म है या नहीं है, उनके अराउंड रिंग्स है या नहीं, एटमॉस्फेयर है या नहीं। तो इस तरीके से एक टेबल भी दिया था। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें। अब हम देखेंगे एक एक प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लैनेट आपको दिया है मर्क्यूरी। दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू दी सन। तो सन से सबसे करीब वाला अगर कोई प्लैनेट है तो वो है मर्क्यूरी। इट इज़ विजिबल इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग इफ इट इज़ अवे फ्रॉम द सन। अगर ये सन से दूर होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में तो हमें दिखाई देता है। A number of depressions which look like a volcanic craters but are actually caused by meteoric falls can be seen on the surface of Mercury। तो जो मर्क्यूरी है उसका सरफेस अगर हम देखेंगे तो वोल्केनिक क्रैटर्स जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से हमें दिखाई देता है। मर्क्यूरी इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, और सबसे फास्ट मूव करने वाला अगर प्लैनेट कोई है तो उसका नाम क्या है, मर्क्यूरी। नेक्स्ट हम देखेंगे वीनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सबसे ब्राइट अगर कोई प्लैनेट है तो वो कौन सा है, वीनस। इट इज़ सीन इन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज, मीन्स सूरज के उगने से पहले अगर हम स्काई में देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन में तो वहाँ पे हमें वीनस दिखाई देगा। एंड इन द वेस्ट आफ्टर द सनसेट, सनसेट होने के बाद हम उसे वेस्ट में देख सकते हैं। इट रोटेट्स अराउंड इट सेल्फ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अपने खुद के अराउंड वो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, और इसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है अर्थ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नो अदर प्लैनेट अदर दैन द अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट। जैसे कि हमें पता है अर्थ के ऊपर ही हमें सिर्फ लाइफ दिखाई देती है, अदर जो भी प्लैनेट्स है वहाँ पे लाइफ नहीं है। एज द अर्थ इज़ अ मैग्नेट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ, कि हमारी अर्थ क्या है, एक मैग्नेट की तरह है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इट डाइवर्ट्स द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज होती है वो उन्हें क्या करती है, डाइवर्ट करती है, जो कि पोलर रीजन की तरफ आती है। नेक्स्ट है मास। It is the fourth planet in the solar system. As the soil on a Mars contains iron, its colors is reddish। तो मार्स के ऊपर जो भी सॉइल है, मिट्टी है, उसमें आयरन ज़्यादा होता है, इसके कारण उसका कलर जो है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है। हेंस मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। उसका जो सॉइल है उसका कलर ही रेड है, तो इसीलिए उसको नाम भी दिया है रेड प्लैनेट। द हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम ओलंपस माउंट इज लोकेटेड ऑन मार्स। तो सबसे बड़े जो माउंटेन्स अगर सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट में हम देखेंगे तो किसके ऊपर होते हैं, मार्स के ऊपर। नेक्स्ट है जुपिटर। दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज सो ह्यूज दैट एज मेनी एज 1397 planets of the size of the earth can get accommodated in it। कि हमारे अर्थ के जैसे 1397 प्लैनेट उसमें बैठ जाएंगे, इतना बड़ा उसका साइज है, किसका, जुपिटर का। इवन दो द प्लैनेट इज सो ह्यूज इट रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ विद अ ग्रेट स्पीड। इसका साइज काफ़ी बड़ा है फिर भी ये क्या करता है, ग्रेट स्पीड में अपने अराउंड रिवॉल्व करता है। एज अ ह्यूज स्टॉर्म्स ऑकर फ्रिक्वेंटली ऑन इट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉर्मी प्लैनेट। तो इसके ऊपर क्या होता है, हमेशा ह्यूज स्टॉर्म्स जो है होते हैं, तूफान हमेशा आते रहते हैं, इसीलिए उसे नाम दिया गया है स्टॉर्मी प्लैनेट। नेक्स्ट है सैटर्न। इट इज़ द 6th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड नेक्स्ट
ओनली टू जुपिटर इन साइज। जुपिटर के बाद में आता है कौन सा, सैटर्न, जिसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पिक्यूलियर प्लैनेट बिकॉज ऑफ द रिंग्स अराउंड इट। तो इसके अराउंड जो है रिंग हमें दिखाई देगी। दो इट्स मास इज 95 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के अगर कंपेयर में देखेंगे तो 95 टाइम्स उसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट्स डेंसिटी इज़ वेरी लो, लेकिन इसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। इफ़ इट वेयर ड्रॉप्ड इनटू अ सी लार्ज इनफ टू होल्ड इट। अगर किसी सी में ये गिर जाएगा तो ये उसमें क्या हो जाएगा, उसे होल्ड कर लेगा। इट वुड एक्चुअली फ्लोट इन इट, और वो उसमें क्या कर सकता है, तैर सकता है, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है यूरेनस। इट इज़ द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप के बिना हम नहीं देख सकते। इट्स एक्सेस इज सो ग्रेटली इंक्लाइन दैट इट appears एज इफ इट इज़ रोलिंग अलॉन्ग ऑन इट्स ऑर्बिट। तो ये ऐसे लगता है हमें कि उसके ऑर्बिट के अलॉन्ग क्या करता है, रोल करता है, गोल गोल घूमता है, ऐसे लगता है। नेक्स्ट है नेपच्यून। इट इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो 8th प्लैनेट है उसका नाम है नेपच्यून। अ season on Neptune lasts for about 41 years. On this planet winds blow with extremely high speed. तो इस प्लैनेट के ऊपर भी जो विंड आते हैं, जो हवा आती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सैटेलाइट की। सैटेलाइट क्या होते हैं? द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड सैटेलाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होती है जो कि क्या करती है, प्लैनेट के अराउंड क्या करती है, विदाउट इंडिपेंडेंटली, कि सन के अराउंड वो रिवॉल्व नहीं करती है, लेकिन जो प्लैनेट्स है उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है, मून। लाइक अ प्लैनेट सैटेलाइट्स रोटेट अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सेस, द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसे कि मून जो है अर्थ के अराउंड क्या करता है, अपने ही एक्सेस में रिवॉल्व करता है। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर हमें नहीं दिखाई देता है, जैसे कि अर्थ के ऊपर है। इट्स पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर बोथ ऑफ 27.3 days. Except for Mercury and Venus, all other planets have satellite but in a varying numbers. जैसे कि हमने वो टेबल देखा था, उसमें आपको दिया है कि कौन से प्लैनेट के सैटेलाइट होते हैं। जैसे कि अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, बाकी के जो प्लैनेट है जिनको सैटेलाइट है तो वहाँ पे वैरी होगा नंबर, सेम नंबर में नहीं है सैटेलाइट्स। एस्टेरॉइड। A great number of small size bodies could not turn into planets when the solar system was formed, but continue to revolve around the sun. तो जब सोलर सिस्टम पूरा बना तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे कि प्लैनेट्स बने, उसी तरीके से अलग अलग साइजेस में क्या बने थे, एस्टेरॉइड, जो कि पत्थर हम कह सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो थे वो स्पेस में घूमने लगे। दिस बॉडीज आर नोन एज एस्टेरॉइड, जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अ बेल्ट ऑफ सच सेलेस्टियल बॉडीज हैज़ फॉर्म बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉइड का पूरा बेल्ट जो है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चंस देखे थे सोलर सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया था कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें क्या मिलता है, क्या फाउंड होता है, तो उसका आंसर ये आएगा। तो वहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, काफ़ी सारे एस्टेरॉइड्स वहाँ पे होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट, अ स्मॉल साइज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे कि कौन सा है ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो है। A celestial body like a Pluto can be classified as a dwarf planet. Pluto takes around 248 years to complete its revolution around the sun. सन के अराउंड उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 240 ईयर्स लग जाते हैं। इट टेक्स अराउंड 6.38 डेज फॉर वन रोटेशन, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 6.38 डेज उसे लगते हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट अगर आपको आता है तो कौन सा है, प्लूटो। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। मून की एक ही साइड हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका जो आगे जो भी सरफेस आगे का जो एक ही साइड जो होती है वही हमारे अर्थ के क्या होती है, सामने आती है। तो इसीलिए हमें क्या होता है, मून का जो एक सरफेस है, एक साइड है, वही हमें दिखाई देती है। सेकेंड है विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर दैन इट्स ईयर। तो इसका आंसर आएगा वीनस। नेक्स्ट हम देखेंगे हैव यू एवर सीन इन द इवनिंग और इन द प्री-dawn hours a large celestial body with a long tail and what is it called। तो इसे क्या कहा जाता है, उसे कॉमेट कहा जाता है। अगर आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा तो ये हम पिक्चर में देख सकते हैं या फिर टीवी न्यूज़ में जो दिखाया जाता है वहाँ पे। तो हम देखेंगे कि कॉमेट क्या होता है। अ कॉमेट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये भी क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। कॉमेट्स आर फॉर्म आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल। ये किससे बना होता है, तो आइस से एंड डस्ट पार्टिकल्स। दे आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। सिंस ओल्डन टाइम्स द अपीयरेंस ऑफ ए कॉमेट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन
इनऑस्पिशियस इवेंट। तो इसे एक इनऑस्पिशियस इवेंट कहा जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे कि हमने देखा इक्लिप्सेस जो होते हैं तो उसे भी कहा जाता है। कुछ जैसे कि राहु केतु लग जाते हैं तो उसके कारण ग्रहण लगता है, तो ऐसे कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है कि जो जोग्राफिकल कंडीशन चेंज होते हैं उनके कारण हमें दिखाई देता है। कॉमेट्स अपीयर लाइक अ पॉइंट्स व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। तो ये हमें कब दिखाई देते हैं, जब ये सन से काफ़ी दूर होते हैं। बट व्हेन दे आर क्लोज टू द सन दे बिकम इजीली विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस एंड द हीट ऑफ द सन। तो ये जब दूर होते हैं तब हमें क्या दिखाएगा, कॉमेट जो अपेयर होते हैं लाइक अ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के जैसे दिखाई देंगे। लेकिन जब ये सन के करीब आने लगते हैं, डिस्टेंस जब कम होने लगता है, तो सन की हीट के कारण हमें वो उस तरीके से, जैसे कि उसकी टेल, जैसे हमने देखा कि टेल के जैसे दिखाई देता है पीछे, तो वो दिखाई देता है। उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम देखेंगे। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन मैटर होता है उसमें, एंड डस्ट पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। When they are close to the sun, this frozen matter gets converted into gas. हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो फ्रोजन मैटर है वो क्या होगा, सडनली क्या हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है सोलर हीट के कारण। दिस गैसेस गेट थ्रोन इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, डायरेक्शन दिखाई देगा हमें, जैसे कि टेल जो दिखाई देती है, तो कि वो जो फ्रोजन मटेरियल होगा, जो फ्रोजन मैटर जो होता है वो गैसेस में कन्वर्ट होता है और उसी कारण वो हमें टेल के जैसे दिखाई देता है। एज अ रिजल्ट कंटेन कॉमेट्स अपेयर टू हैव अ लॉन्ग फेदर टेल ड्यू टू देयर लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो उनका ऑर्बिट भी क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। देयर अपेयरेंस इन द स्काई इज़ वेरी रेयर। तो इसके लिए वो हमें काफ़ी रेयरली दिखाई देते, काफ़ी सालों बाद दिखाई देता है। दे रीअपेयर इन द स्काई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितना टाइम लगता है वो भी देखेंगे। कॉमेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि लॉन्ग पीरियड, तो कितने साल लगेंगे इनको। दीज कॉमेट्स टेक मोर देन 200 ईयर्स, कि 200 साल के बाद या 200 साल से ज़्यादा टाइम लगता है टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो 200 साल के बाद एक ऑर्बिट उनका कंप्लीट होगा रिवोल्यूशन का, तब जाके वो हमें दिखाई देंगे। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स जो कि 200 ईयर्स से कम में दिखाई देते हैं, तो उन्हें शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स भी कहा जाता है। Do you know this? Halley's comet appeared in the year 1910 and reappeared in 1986. Its central part or nucleus was found to be 16 किलोमीटर लॉन्ग एंड 7.5 किलोमीटर वाइड। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, सामने से ये यहाँ पे होगा, उसके जो फेदर लाइक जो टेल जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। हेलिस कॉमेट टेक 76 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो ये 76 ईयर्स के बाद हमें दिखाई दे सकता है। अगर एक बार दिखाई देगा तो दूसरी बार 76 ईयर के बाद दिखाई देगा। अ बीट ऑफ फन, की यहाँ पे एक्टिविटी आप कर सकते हो। मटेरियल इसके लिए लगेगा अ टेबल फैन, अ बैंगल, अ पीस ऑफ लाइट क्लॉथ, ट्विन स्ट्रिंग एंड थ्रेड, ये सामान आपको लगेगा। एज शोन इन द फिगर, स्यू द क्लॉथ अराउंड द बैंगल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, तो इस तरीके से क्लॉथ को आप बैंगल से बांध लोगे। टेक अ स्ट्रिंग एज अ लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ एंड टाई इट टू द बैंगल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना। होल्ड द बैंगल इन फ्रंट ऑफ द फैन एंड पुट ऑन द फैन। तो हवा की डायरेक्शन जिस तरीके से होगी उस तरीके से वो कपड़ा आपको या फिर जो थ्रेड है वो भी वहाँ पे दिखाई देगा। इन द पास्ट Fred Whipple, an American astronomer, proposed that comets consist of an icy cluster of various constituents, that is why comets came to be called dirty snowballs। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्लस्टर जो होते हैं या फिर डस्ट होती है जिनके कारण इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। बाय 1950 पीपल हैड डिस्कवर 6 कॉमेट। तो उन्होंने 6 कॉमेट्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है मीटियोर। एट ए टाइम्स वी सी अ फॉलिंग स्टार, दिस इवेंट इज़ कॉल्ड अ मीटियोर फॉल। जैसे कि हम लोग बोलते हैं तारा टूटना या फिर तारा गिरना, फॉलिंग स्टार, तो वो एक्चुअल में होते हैं मीटियोर जो कि गिरते हैं। मोस्टली दिस मीटियोर आर रॉकी पीसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्ट्रॉयड बेल्ट, की जो एस्ट्रॉयड बेल्ट हमने देखा था मार्स एंड जुपिटर के बीच में, तो वहाँ से ये एस्ट्रॉयड्स कभी कभी क्या हो जाते हैं, अर्थ के पास आ जाते हैं या अर्थ के ऊपर गिरते हैं। स्मॉलर रॉकी पीसेस गेट कम्प्लीटली बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर आफ्टर दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जब अर्थ के करीब आने के बाद जो एटमॉस्फेयर में वो आ जाते हैं तो एयर के साथ उनका फ्रिक्शन होता है और पूरी तरीके से वो जल जाते हैं। समटाइम्स द मीटियोर्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड फॉल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कुछ मीटियोर जो होते हैं वो जल जाते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में ही मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं, तो उनका जो भी बचा हुआ पार्ट है, जो भी बचा हुआ होता है, वो अर्थ के सरफेस पे गिर जाता है। दीज आर कॉल्ड मेटेराइट्स। तो इन्हें कहा जाता है मेटेराइट्स। इट इज़ बिलीव दैट द लोनार लेक इन महाराष्ट्र हैज़ बीन फॉर्म बाय द इम्पैक्ट ऑफ सच अ मेटेराइट। तो जो लोनार है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक लेक है जो कि एक मेटेराइट के कारण बना है, इसे कहा जाता है। मीटियोर्स आर मेटेराइट
फॉल्स ऑकर ऑन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ टू। तो मीटियोर्स या फिर जो मीटेराइट जो होते हैं वो अर्थ के साथ साथ बाकी की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनके ऊपर भी गिरते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया है, तो वो लेक है, ये महाराष्ट्र का जो लोनार है वहाँ पे लेक है जो एक मीटियोर के कारण बना हुआ है। तो इस तरीके से पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर में साइंस ट्राइज टू एक्सप्लेन डिफरेंट इवेंट्स ऑकरिंग इन द यूनिवर्स की यूनिवर्स में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन साइंस जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है। वी शुड स्टडी फिनोमिनन लाइक अ मीटियोर फॉल्स, इक्लिप्सेस एक्सेट्रा। जैसे कि आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, साइंस में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। रैदर दैन अटैच एनी ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन विद देम। जैसे कि इक्लिप्सेस के बारे में हमने देखा कि सुपरस्टिशंस होती है, या फिर जो मीटियोर गिरते हैं इनके बारे में भी कुछ बोला जाता है, सुपरस्टिशन जो होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे कि यूनिवर्स में ऐसे इवेंट्स होते हैं और क्यों होते हैं वो भी हम साइंस में पढ़ते हैं। वॉट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, देर आर इनमरेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कई सारे गैलेक्सीज होती है यूनिवर्स में, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा अवर सोलर सिस्टम वेरियस स्टार क्लस्टर आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स लाइक द सन कैन बी सीन इन द मिल्की वे। जैसे कई सारे सन होते हैं मिल्की वे में। डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स वेराज अदर्स डू नॉट हैव एनी। जैसे कि हमने वो टेबल देखा था उसमें सब कुछ दिया था। कॉमेट्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बट देयर अपीयरेंस कीप ऑन चेंजिंग। कॉमेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, अपीयरेंस कब आएंगे, वो कितने साल के बाद दिखेंगे, तो वो क्या होता है, चेंज होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यूनिवर्स के बारे में ये लेसन दिया था। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो रीड करके पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।